कांग्रेस ने आगामी कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग को अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है। तो पार्टी ने निर्वाचन आयोग को यह लिस्ट सौंपी है और इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष जो हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्य प्रमुख डीके शिव कुमार। तो पार्टी ने निर्वाचन आयोग को यह लिस्ट सौंपी है। तो कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं और इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, डीके शिव कुमार हैं, सिद्धरमैया है, जगदीश शेट्टर है, शशि थरूर हैं और उनके साथ ही कई नाम ऐसे शामिल हैं जो वहां पे पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कौन से बड़े चेहरे, कौन से बड़े नाम इसमें? निश्चित रूप से अगर बात करें तो देखिए, कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की अपनी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने करीब 40 जो स्टार प्रचारक है उनकी जो घोषणा है वो की है। और सबसे जो प्रमुख चेहरे इसमें है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे राजस्थान की बात करें अशोक गहलोत की, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, या हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, पी चिदम्बरम की बात करें, शशि थरूर की बात करें, इसके साथ ही बीवी श्रीनिवास की बात करें, ऐसे तमाम जो चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं इस स्टार प्रचारक में जगह दी गई है। सबसे खास बात है कि इसमें इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा इस बार कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव कर्नाटक में होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है कि दक्षिण भारत के राज्यों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत स्थिति बनाना चाहती है। आज सुबह ही करीब 40 ही बीजेपी के उम्मीदवारों के माफ करिएगा, बीजेपी के भी स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोषित किया गया है, जिसमें स्टार प्रचारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात करें, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसको जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि इन स्टार प्रचारकों की वजह से कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ फायदा होने वाला है या बीजेपी को क्या कुछ कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में फायदा देखने को मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो यहाँ पे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें कई बड़े नाम और चेहरे शामिल हैं जो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हो रही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दिल्ली पूसा संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में पहली बार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख एक साथ रहे। इस कॉन्फ्रेंस में देश में नारकोटिक्स पर लगाम लगाने को लेकर रणनीति बनी। गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार नशे के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाएंगे। तो लड़ाई बहुत कठिन लगती है, मगर आयोजन करके लड़ने लगते हैं तो जीतने के रास्ते पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरा अनेक लड़ाइयों में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लड़ाई कठोर जरूर है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, डार्क नेट का उपयोग हो रहा है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाला कारोबार का उपयोग हो रहा है और ढेर सारी तकनीक का उपयोग हो रहा है, सीमाओं का उपयोग हो रहा है, पोर्ट का उपयोग हो रहा है। विस्तृत लड़ाई है, मैं जानता हूं, परंतु जीतने जैसी लड़ाई है। अगर हम सब इस सभागार में जो लोग हैं एक बार संकल्प कर लेते हैं कि हम मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 में भारत को नशा मुक्त बनाना, जब आजादी की शताब्दी होगी तब हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को क्या भेंट दे सकती है, तो हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को नशा मुक्त समाज की भेंट दे सकती है, वो सबसे अनमोल हो सकती है। और हमने इस काम के लिए ईश्वर ने आप लोगों को लगाया है
इस काम को हम सब मिलकर मन से करें और ये लड़ाई को जीते। फिर से एक बार मैं टीम इंडिया और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ये दो विषय पर जरूर भार रखना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि यहां से आप ऊर्जावान और संकल्पित होकर जाइए। इस लड़ाई के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। अगर 5 साल इसी तीव्रता के साथ, क्योंकि अब हमारी टोली बड़ी हुई है, मैं जब मंत्री बना तब ये टोली इतनी बड़ी नहीं थी, छुटपुट काम होता था, कोऑर्डिनेटेड। और दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमनदीप सिंह ढल को 21 अप्रैल तक सीबीआई रिमांड पे भेजा है। अमनदीप को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी थी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ढल की रिमांड की मांग वाली सीबीआई की याचिका को स्वीकार किया और 21 अप्रैल तक सीबीआई रिमांड पे भेज दिया। यहां पे इस बात का जिक्र कर दें कि इससे पहले 1 मार्च 2023 को अमनदीप ढल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही अमनदीप ढल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। और भरतपुर संभाग के विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भरतपुर संभाग के लोकप्रिय विधायकों ने साफ तौर पे कहा कि वो बचत, राहत, बढ़त की नीतियों के अनुरूप क्षेत्र की जनता को महंगाई से राहत दिलाएंगे और प्रदेश को नंबर 1 बनाने में अपने कदम जो हैं वो बढ़ाएंगे। और वहीं विधायकों के इस आश्वासन के बाद सीएम ने सभी का आभार जताया और सीएम गहलोत ने कहा कि आप सभी का ये सहयोग, समर्थन और मेहनत निश्चित ही सामाजिक सुरक्षा में स्वर्णिम अध्याय लिखेगी। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में करीब 38% की वृद्धि हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना के 63,562 मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 38 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। देश में फिलहाल दैनिक संक्रमण दर 4.47% दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की दर 98.67% है, जबकि मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अतीक अहमद की हत्या पर नाराजगी जताई और कहा कि यूपी पुलिस की कस्टडी में हत्या हुई है, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि अतीक अहमद की जो यूपी में इनकाउंटर हत्या की गई और भी पुलिस के सामने, उस पर इनका क्या रिएक्शन है। सर क्या लग रहा है, मतलब इसमें तो आपके डिप्टी कोई भी हत्यारा हो या कोई भी अपराधी हो, जब पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस का काम है उसका संरक्षण देना। और पुलिस के संरक्षण में रहते हुए उसको यदि मारा गया है तो कहीं न कहीं आवाज़ ऐसा उठती है, इंडिकेशन ऐसा होता है कि लचर व्यवस्था है वहाँ पुलिस तंत्र का। इसलिए पुलिस तंत्र की लचर व्यवस्था के विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। मारा गया तो मारा ही गया, लेकिन अब कोई भी मुजरिम आवे और उसको पुलिस कस्टडी में इस तरह से हत्या हो तो इसको उचित मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन सर वहाँ की जनता तो काफ़ी खुश है कि अपराधी था, मारा गया। अब जनता तो बहुत तरह की बात होती है, जनता खुश होती है तो ठीक है, उनका कहना ठीक है। कम हुआ बोल रहे हैं लोग, यूपी में अपराध कम हुआ। ऑर्डर था तो फिर कहने का मतलब यह है कि कानून क्यों है, न्यायालय क्यों है। नहीं होता तो जनता सब खुश है। जनता जो चाहती, जैसे दूसरे देशों में सुनते हैं वही होता, तो वह न है। यहाँ संविधान के अनुसार ना सारी बात होगी, उसे सहानुभूति नहीं है। लेकिन सही बात है कि जिस कायदे में जिस तरह से उसकी हत्या हुई वो उचित नहीं थे। तो ये थे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने खुलकर नाराजगी भी जता रहे हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी उसमें। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। और महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर डराने लगा है। राज्य में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 949 नए मामले आए। महामारी के चलते 6 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि 912 लोग ठीक भी हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य में कुल एक्टिव केस 6118 तक पहुंच गए हैं। और एक दिन पहले राज्य में कोरोना के 505 मामले सामने आए थे। वहीं राज्य में 12 अप्रैल से अब तक 6117 कोरोना के मामले सामने आए हैं। और ठाणे जिले में
सिनेमंडर मॉल के पास ओरियन बिजनेसमैन पार्क के इमारत में भीषण आग लग गई। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग से काफ़ी नुकसान हुआ है और इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, ये राहत की बात रही। और ओरियन बिजनेस पार्क के क्षेत्र में ये आग लगी थी जिसने देखते ही देखते काफ़ी विकराल रूप ले लिया था। और तेज प्रताप यादव को औरंगाबाद से धमकी मिली है। यह धमकी 2 मोबाइल नंबर से दी गई है और धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। मामला तेज प्रताप के औरंगाबाद में NH 19 पे कामा बिघा स्थित बाइक की एजेंसी के शोरूम पर सोमवार को हुए हमले और तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ है। शोरूम में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार के बाद शोरूम के केयरटेकर ने औरंगाबाद नगर थाने में FIR दर्ज कराई थी। और गेहूं की खरीद में अब तेजी पकड़ ली है, जिसके चलते अनाज से भरी हुई मंडियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। सापला अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे रोहतक उपायुक्त अजय कुमार ने गेहूं की खरीद का जायजा लिया और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात की। लेकिन रोहतक उपायुक्त केवल मार्केट कमेटी कार्यालय के पास बड़े गेहूं की डेयरी के पास तस्वीर खिंचवा के वापस लौट गए। हालांकि इस मामले में मीडिया से भी उन्होंने बातचीत कर मंडियों का विवरण दिया। यह विवरण केवल सरकारी कागजात तक ही सीमित था। आज सांपला मंडी में इंस्पेक्शन किया है। टोटल जो खरीद है पूरे ज़िले में 80,000 MT की हो चुकी है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 3 लाख MT। एंड लिफ्टिंग भी 30% प्लस जो है वो इन वेरियस मंडीज जो है वो हो चुकी है। साथ ही जो बाकी इश्यूज़ हैं उनको टेकअप किया जा रहा है जैसे जैसे इश्यूज सामने आ रहे हैं। एंड जो कोऑर्डिनेशन के लिए विभिन्न टीमें नियुक्त की गई हैं ताकि किसी। और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल पिछले दिनों सुंदर श्याम अरोड़ा जो कि जेल में बंद थे, उन पर एक विजिलेंस के अधिकारी को 50,000 रुपए रिश्वत देने का मामला सामने आया था। कुछ ही दिन पहले अदालत द्वारा उन्हें जमानत दी गई। फिलहाल विजिलेंस टीम द्वारा अब होशियारपुर में मौजूद सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा तैयार किए गए मॉल और उनके मैरिज पैलेस की जांच की जा रही है। और अमृतसर में चोरों ने अनोखी घटना को अंजाम दिया, जहां चोरों ने शराब की बोतलों की चोरी की और अल्फा 1 के सामने चोरों ने दीवार तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महंगी शराब और हजारों रुपए की नकदी भी चुरा ले गए। तो शराब की दुकान पर लगे CCTV में चोरी की यह घटना, ये वारदात कैद हुई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। CCTV के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। शराब की दुकान पे लगे CCTV में चोरी की यह वारदात कैद हुई। अब मौके पे पहुंची पुलिस जांच कर रही है, चोरों की तलाश कर रही है। इसी CCTV फुटेज के आधार पे चोरों की पहचान की जा रही है। महंगी शराब की बोतलें और कैश लेके फरार हो गए चोर। पौड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 7 की सभासद अनीता रावत समेत 3 अन्य लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जिस पर कांग्रेस ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनीता रावत ने बताया कि वो नगर पालिका सभासद रहते नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की आवाज समय समय पर उठाती रही हैं। पहले वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है ताकि वो कांग्रेस का साथ देके गलत काम के प्रति जनता की आवाज बन सके। मेरे अंदर सेवा भाव का जो जज्बा है और मैं चैन से घर में नहीं बैठ सकती हूँ, तो 4.5 साल मेरा सभासद का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और आगे भी मुझे कार्य करते रहना है, जिसका समाज ने मुझे ये संदेश दिया है कि अकेला व्यक्ति बिना संगठन के कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे संगठन की ज़रूरत थी और मैंने अपने को देखा है कि नगर पालिका में रहते हुए मैंने हमेशा गलत का विरोध किया है और सरकार के द्वारा जो भी आज के समय पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं, तो अगर पक्ष मजबूत है तो पक्ष के कार्यशैली का विरोध करने के लिए मुझे विपक्ष में ही जाना था। मेरे अंदर हम लोग जिस तरह
से हमारी जो बातें हुई हैं आदरणीय अनीता रावत जी से भी, मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूं कि अभी हमारा जो प्रयास है पहले कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने का, सब लोगों को साथ करने का। और जो हम कांग्रेस पार्टी में जो आए हैं, कोई इस तरह से टिकट के हिसाब से कोई नहीं आ रखा है। सिर्फ ये बात रखने आ रखे हैं कि जो हम लोग कांग्रेस के साथ संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हैं, जन समस्याओं को उठाते हैं। और आप जानते हैं कि अनीता रावत जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पर्सनली अनीता रावत जी को देखा है जब वो सभासद के रूप में यहाँ पर 4.5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है। मैं एक बात का मैसेज संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, जो महिला अगर सारे सुख संसाधन को छोड़कर, आपने देखा होगा कि सत्ता का सुख हर आदमी को चाहिए। और नरेंद्र नगर के बखरियाणा क्षेत्र में दशकों से मिलिट्री कैंप स्थापित है, जिसके किनारे से कई गांव के रास्ते बने हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है कि मिलिट्री अधिकारियों द्वारा पैतृक रास्ता रोक दिया गया है। इससे ग्रामीण परेशान हैं, इसलिए उन्होंने पैतृक रास्ता बहाल करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जिलाधिकारी महोदय से मिले और हम इससे पूर्व जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया कि आर्मी वाले बार बार हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं। आर्मी से हमारा विरोध नहीं है, जमीन बहुत सारी जमीन चंद्रबाग भर खाली पड़ी है, लेकिन स्थानीय लोगों का मुद्दा ये है कि हमारे रास्ते खोल दिए जाएँ। बार बार आर्मी से हमारा रास्ता बंद हो जाता। एसडीएम साहब को हमने कई बार कह दिया, एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया कि हम तो तुम्हारा रास्ता खोल देंगे, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खुला। लोग 200 साल पुराना पैतृक रास्ता है लोगों का। तो हमारा एसडीएम साहब का यही निवेदन है, एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया है अधिकारी महोदय से। ये नई आर्मी आई है, इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया है और अभी हम यहाँ पे मोस्टली आदमी जो होते हैं, जो प्राइवेट सर्विस करते हैं या दुकानदार हैं, उनको 8 बजे बाद या 10 बजे बाद घर जाना पड़ता है। उनको भी ये उस रास्ते से घर नहीं जाने देते हैं। ये हमारी यही मांग है कि हमारा 24 घंटे रास्ता खोल दिया जाए। जो हमारा परमानेंटली पैतृक रास्ता है उसको परमानेंटली ओपन किया जाए किसी भी टाइम जाने के लिए। और प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका में शुमार अल्मोड़ा नगर पालिका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। आलम यह है कि पालिका में कार्यरत 300 कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारी तंगहाली के दौर में जीने को मजबूर हैं। उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं और शासन द्वारा अब तक उन्हें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वेतन नहीं मिला। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 300 कर्मचारी नगर पालिका में कार्यरत हैं, सफाई कर्मचारी और कार्यालय स्टाफ, जिनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है। माह फरवरी से वेतन के लाले पड़े हैं। वर्तमान में बच्चों की स्कूल फीस वगैरह एडमिशन होने हैं, कुछ बच्चों के एडमिशन भी नहीं हुए हैं, फीस भी नहीं जमा हो पाई है। हम लगातार बोर्ड को लिख रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी को, अधिशासी अधिकारी महोदय को, और यहाँ तक कि समस्त बोर्ड के सभासदों को मेरे द्वारा लिखा गया था कि आप हमसे बैठक करें, हमारी समस्या का समाधान करें, लेकिन माननीय सभासदों ने ना ही बोर्ड ने कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं आपका तनख्वाह नहीं पा रहा है? क्या बजट की कमी है क्या? अब माननीय अध्यक्ष जी से बात हुई, वो कहते हैं शासन से पैसा नहीं आ रहा। शासन से पैसा नहीं आ रहा है, ये तो शासन जाने या बोर्ड जाने, इनके बीच की बात है। लेकिन कर्मचारी काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लगातार प्रशासन का दबाव। और प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। मैदानी इलाकों में तेज धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। राजधानी देहरादून में कल देर रात से मौसम बिगड़ा हुआ था और सुबह तेज धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और बारिश का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।